नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम भारत का इतिहास शुरू करने जा रहे हैं। भारतीय इतिहास की ये नई श्रृंखला है, तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। इस वीडियो में हम प्राचीन काल से शुरू करेंगे, जिसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता को समझने का प्रयास करेंगे। तो यह वीडियो न केवल प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि कक्षा 6 से 12 के जो बच्चे हैं उनके लिए भी ये वीडियो महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और समझने का प्रयास करें। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, भारत का इतिहास, जिसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ेंगे। फिर इसी तरह से हम तीनों जो काल विभाजन है भारतीय इतिहास में हम देखते हैं, तो उन सभी को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, भारत का इतिहास। देखिए, भारत का इतिहास हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम प्राचीन काल को देखेंगे और उसके बाद में मध्यकाल को, फिर आधुनिक काल को देखेंगे। तो शुरू करते हैं इतिहास। इतिहास का जब काल विभाजन हम देखते हैं, तो भारतीय जो इतिहासकार हैं, भारतीय इतिहासकारों ने जो इतिहास का विभाजन है वो 3 प्रकार से किया है। 3 कालखंडों में भारतीय इतिहास को बांटा है, जिसमें हम देखते हैं पहला जो कालक्रम है वो 2300 BC से, यानी कि 2300 ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी तक का जो काल है उसको हम इतिहासकार कहते हैं प्राचीन काल का इतिहास। प्राचीन काल का इतिहास या प्राचीन कालीन इतिहास भी कह सकते हैं आप। ये क्या है? 2300 ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी का जो टाइम है उसको इतिहासकारों ने नाम दिया है प्राचीन काल का इतिहास। इसी तरह मध्यकाल को हम देखते हैं, तो मध्यकाल जो है वो 1206 ईस्वी से 1707 तक का जो समय है उसको हम मध्यकाल कहते हैं। मध्यकाल का टाइम क्या है? 1206 से 1707 ईस्वी तक का जो समय है उसको हम क्या कहेंगे? मध्यकाल कहेंगे। 1206 से 1707 मध्यकाल हो गया। इसी तरह आधुनिक काल का जो काल विभाजन है वो कब से कब है? 1707 से 1950 तक का जो समय है उसको हम कहते हैं आधुनिक काल। आधुनिक काल ये क्या? 1707 से, यानी कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद से जो समय शुरू होता है उसको इतिहासकारों ने आधुनिक काल नाम दिया है। तो इसमें हम शुरू करेंगे आज इस वीडियो से सिंधु घाटी सभ्यता से, यानी कि प्राचीन कालीन इतिहास हम शुरू करेंगे। और फिर अगले वाले वीडियो में हम मध्यकाल को, इसी तरह से जो इतिहास है इस इतिहास को हम समझने का प्रयास करेंगे। पूरे आपको हमारे इस चैनल पर इतिहास संबंधी सारे वीडियो मिल जाएंगे। और जो भी आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या आप कक्षा 6 से 12 की जो भी क्लासेस है किसी भी क्लास में, तो आपको हमारे चैनल पर आपके लिए सभी उपयोगी वीडियो आपको उपलब्ध समय समय पर होते रहेंगे। तो चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, प्राचीन कालीन इतिहास। देखिए, प्राचीन कालीन इतिहास में हम देखते हैं प्राचीन काल का जो इतिहास है जिसका समय जो अभी बताया था मैंने 2300 BC से 6ठी शताब्दी का जो समय है उसको हम क्या कहते हैं? मध्यकाल कहते हैं, प्राचीन काल कहते हैं। इसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता। फिर इसी तरह से वैदिक सभ्यता आप इसमें देखते हैं, वैदिक सभ्यता। फिर इसमें आप जैन धर्म पढ़ते हैं, बौद्ध धर्म इसमें आते हैं। फिर इसके बाद में मौर्य काल आप इसमें पढ़ते हैं, मौर्य काल। फिर इसी श्रृंखला में आप आगे गुप्त काल पढ़ते हैं। फिर आगे आप ऐसे वर्धन वंश पढ़ते हैं। इसी तरीके से 6ठी शताब्दी तक का जो इतिहास है उसको हम इसी कालक्रम में सिंधु घाटी सभ्यता को विश्व की प्राचीनतम सभ्यता में से एक माना जाता है। यह सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है, विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता। इसके उपनाम क्या है? इसको नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। ये पहली नगरीय सभ्यता है, नगरीय सभ्यता इसको कहा जाता है। इसी तरह इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता भी इसको कहा जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता इसको कहा जाता है, नगरीय सभ्यता ये इसको कहा जाता है, और इसको आर्ध ऐतिहासिक सभ्यता भी कहा जाता है। ये इसके उपनाम है, यानी कि विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में, यानी कि इसके मेसोपोटामिया सभ्यता के समकालीन इसको सभ्यता माना जाता है। नगरीय सभ्यता इसको कहते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं, और आर्ध ऐतिहासिक सभ्यता इसको कहा जाता है। इस सभ्यता की जो खोज है वो सर्वप्रथम किसने की थी? इस सभ्यता की खोज सर्वप्रथम चार्ल्स मेसन ने 1826 ईस्वी में की थी। सर्वप्रथम खोज किसने की थी सभ्यता की? चार्ल्स मेसन
ने 1826 में इस सभ्यता की खोज की थी, जबकि पहली बार उत्खनन कार्य जो है इसमें सर जॉन मार्शल ने किया था, जो पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष थे। उत्खनन कार्य किसने किया था इसमें? उत्खनन कार्य सर जॉन मार्शल ने किया था, जो क्या थे? पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष थे। सर जॉन मार्शल ने इसमें पहली बार उत्खनन कार्य किया था, जो क्या थे? पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष थे। इस सभ्यता में हम देखते हैं कि जो हड़प्पा नगर पाया गया था, उस हड़प्पा नगर की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? हड़प्पा की खोज जो है पहली बार 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। दयाराम साहनी ने इसकी खोज 1921 में की थी। इसी तरह मोहनजोदड़ो जो नगर इसमें पाया गया है, सबसे महत्वपूर्ण नगर, मोहनजोदड़ो नगर की खोज 1922 में आर.डी. बनर्जी, राखलदास बनर्जी ने की थी। इस सभ्यता में मोहनजोदड़ो नगर की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने। यह सभ्यता नगरीय सभ्यता थी और मात्र सत्तात्मक व्यवस्था पर आधारित यह सभ्यता थी। यह सभ्यता क्या थी? नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता इसको कहा जाता है। और समाज कैसा था? मात्र सत्तात्मक व्यवस्था पर आधारित समाज था। मात्र सत्तात्मक व्यवस्था पर आधारित समाज था। और इस सभ्यता में 4 प्रकार की प्रजातियों का उल्लेख मिलता है। जो 4 प्रकार की प्रजातियां कौन कौन सी है इसमें वो देखते हैं। इसमें 4 प्रजातियां मिली हैं। जिसमें फर्स्ट जो हम देखते हैं वह है भूमध्य सागरीय प्रजाति। भूमध्य सागरीय प्रजाति। दूसरा है इसमें हम देखते हैं प्रोटो ऑस्ट्रेलियन प्रजाति। प्रोटो ऑस्ट्रेलियन प्रजाति। तीसरी जो प्रजाति है इसमें मंगोलाइट प्रजाति। इसी तरह से इसमें चौथी जो प्रजाति है वो अल्पाइन प्रजाति है। ये 4 प्रकार की प्रजातियां सिंधु घाटी सभ्यता में मिली है। विद्वानों का इसमें कहना है कि सबसे ज्यादा जो संख्या थी वो इसमें भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोगों की इसमें सर्वाधिक संख्या मानी जाती है। सर्वाधिक संख्या जो है किसकी थी? भूमध्य सागरीय प्रजाति की थी। मंगोलाइट की जो मूर्ति है वो हड़प्पा नगर से प्राप्त हुई है। मंगोलाइट प्रजाति के लोगों की जो मूर्ति थी वो हड़प्पा नगर से प्राप्त हुई है। इस सभ्यता में जो इसकी लिपि थी वो लिपि कैसी थी इसके बारे में बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के बारे में कहा जाता है कि इसकी जो लिपि थी वो बोस्तम फेदम लिपि थी। इसकी लिपि कैसी थी? बोस्तम फेदम लिपि, जिसको हम भाव चित्रात्मक लिपि भी कहते हैं। भाव चित्रात्मक लिपि थी सिंधु घाटी सभ्यता की। यानी कि भाव चित्रात्मक लिपि कैसे कहते हैं? यानी कि अपने भावों को लिखना, जिस माध्यम से लिखते हैं उसको हम क्या कहते हैं? भाव चित्रात्मक लिपि कहते हैं। जैसे आप देखते हैं कि सोशल मीडिया में जो इमोजी आते हैं वो एक तरीके से क्या है? वो एक तरीके से भाव ही है। उसको हम वो लिपि जो है, यानी कि तरीके से लिपि कह सकते हैं, वो क्या है? भावों को व्यक्त करती है। इमोजी भी इसी प्रकार की, यानी कि लोग सिंधु घाटी सभ्यता के थे जो यूं कह सकते हैं कि वो इमोजीज का प्रयोग करते थे लिखते समय। यानी कि चित्र बना दिए ऐसे यूं बना दिए, कुछ ऐसे, कुछ भी ऐसे साइन बना दिए, यानी कि इमोजी के टाइप में कुछ भी वो लिखते थे। और ये जो लिपि की शुरुआत ये लिखी जाती थी दाएं से बाएं, पुनः बाएं से दाएं, इस तरीके से ये लिखी जाती थी। इस लिपि को सर्पिलाकार लिपि भी कहा जाता है। यानी कि सर्प के समान, यानी कि दाएं से शुरू किया, फिर बाएं से, फिर यूं किया, फिर इस तरह से। तो इस तरीके से ये लिपि कैसे थी? भाव चित्रात्मक सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की लिपि थी। इस सभ्यता में सील, लिंग, इस प्रकार के कई अवशेष मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ के जो लोग थे वो मात्र सत्तात्मक समाज, इनका जो था मात्र सत्तात्मक व्यवस्था पर आधारित समाज था। तो समाज कैसा था आपने जाना? मात्र सत्तात्मक व्यवस्था पर आधारित था। सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल कितना था? ये भी हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। क्षेत्रफल, सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्रफल है वो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी। यानी कितनी बड़ी सभ्यता? सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्रफल है वो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पवित्र जो वृक्ष है वो कौन सा था और पवित्र पशु कौन सा था? ये भी ये सामान्य जानकारी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। पवित्र पशु,
सिंधु घाटी सभ्यता का पवित्र पशु जो था वो बैल था, कुबड़दार, जिसको आप बैल कह सकते हैं, कुबड़दार बैल। पवित्र वृक्ष यानी कि पवित्र वृक्ष कौन सा था? पीपल था। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो गाय से अपरिचित थे। अब लोग कुछ जो स्टूडेंट है वो सोचेंगे कि अगर गाय नहीं थी तो फिर बैल का मन कैसे लगता था। तो इसका मतलब ये नहीं थी कि गाय थी नहीं, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गाय को गाय नहीं कहते होंगे, किसी और नाम से जानते होंगे। हालांकि गाय के बारे में अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिले हैं, यानी कि गाय जैसा जीव था या गाय को किस नाम से जानते थे इस बारे में सिंधु घाटी सभ्यता में मालूम नहीं चला है। सिंधु घाटी सभ्यता में देखते हैं हम स्वास्थ्य चिन्ह देखते हैं। स्वास्थ्य चिन्ह इस तरह से है। स्वास्थ्य चिन्ह ये हड़प्पा नगर से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा नगर से स्वास्थ्य चिन्ह प्राप्त हुआ है। हड़प्पा में मृतकों का जो अंतिम संस्कार है वो 3 प्रकार से किया जाता था, यानी कि 3 प्रकार से अंतिम संस्कार किया जाता था, जिसमें पहला है समाधिकरण, दूसरा आंशिक समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण, एंड थर्ड जो है लास्ट वो था पूर्ण समाधिकरण। इस प्रकार से 3 प्रकार से मृतकों का अंतिम संस्कार किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता में 3 प्रकार से हड़प्पा में ऐसे अवशेष मिले हैं जिससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो मृतकों का संस्कार है वो 3 प्रकार से किया जाता था, समाधिकरण, पूर्ण समाधिकरण और आंशिक समाधिकरण। इस सभ्यता का जो कार्यकाल है वो कार्बन C14 पद्धति के अनुसार 2350 से 1750 BC माना गया है। कार्बन C14 पद्धति जो है ये मनुष्य की हड्डी में होती है, यानी कि हम सभी के शरीर में क्या कार्बन है, और वो कार्बन एक जो बायोलॉजी वाले जानते हैं कि कितने सालों बाद हमारी बॉडी में C14 कार्बन पाया जाता है, यानी कि कितने सालों बाद में ये C13 होगा, कितने 12 होगा, 11 होगा, ये कितने समय लगता है, तो वो भी आपको बताएंगे इस वीडियो अगली क्लास में कभी। तो इस तरीके से इस पद्धति के अनुसार इसका जो कार्यकाल है वो 2350 से 1750 माना गया है। इसी तरह सिंधु घाटी सभ्यता में आगे हम पढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की जो नगर योजना थी बहुत ही विशिष्ट योजना थी। नगर योजना सिंधु घाटी सभ्यता की विशिष्ट नगर योजना थी। अपने आप में अद्भुत एक नगर योजना सिंधु घाटी सभ्यता की मिलती है, विशिष्ट नगर योजना, यानी कि एक तरीके से प्री प्लान पूरा शहर हुआ करता था सिंधु घाटी सभ्यता का। सड़कें एक दूसरे को समकोण में काटती थी, नालियां ढकी हुई थी, नालियों पर फेरो कवर लगाए हुए थे। एक तरीके से पूरी तरीके से तैयार, जिस प्रकार हम कॉलोनीज देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की जो नगर मिले हैं, जो सिटीज मिली है, इस प्रकार से पूरी प्लान नगर मिले हैं। अब इतना सब सुनियोजित ये नगर थे सारे, सिंधु घाटी सभ्यता इतनी प्लानिंग के साथ थी, तो इस सिंधु घाटी सभ्यता का अंत कैसे हुआ, किस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हुआ, तो इसको लेकर भी विद्वानों में आपस में मतभेद है। कई विद्वानों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो अंत है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन है वो बाढ़ के कारण हुआ है। किसी ने मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता पे बाहरी आक्रमण हो गए थे, इस वजह से क्या है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया था। लेकिन इसमें सर्वाधिक जो मान्य कारक है, मान्य कारक जो माना जाता है, कारण माना जाता है, सर्वाधिक मान्य कारण पतन के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन को लेकर, वो किसको माना गया है? वो प्राकृतिक आपदा को माना गया है। चाहे उसमें बाढ़ हो सकता है, भूकंप हो सकता है, प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा को इसमें सर्वाधिक जो मान्य कारण बताया है इस विशिष्ट सिंधु घाटी सभ्यता के पतन को लेकर, वो प्राकृतिक आपदा को बताया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता अपने आप में एक नायाब योजना थी, नायाब एक सभ्यता थी जिसका अंत प्राकृतिक आपदा के कारण हो गया था। आपने मोहनजोदड़ो फिल्म भी देखी होगी, उसमें भी किस प्रकार से, जिसमें सिंधु नदी को दिखाया गया, उस नदी के माध्यम से पूरे मोहनजोदड़ो नगर का या सिंधु घाटी सभ्यता का पतन उसमें दिखाया गया है। तो ये इतिहास के संबंध में मोहनजोदड़ो जो मूवी बनी हुई है वो इस पर भी, इसको लेकर सिंधु घाटी सभ्यता का उत्थान और पतन को लेकर बनी हुई है। तो हमने इस वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की। अगले वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में जो खोजे गए प्रमुख नगर हैं, वो नगर कौन कौन से हैं, उन सभी नगरों के बारे में अगले वाली क्लास में बात करेंगे। फिर इसके बाद में हम सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की चर्चा करेंगे।
तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं फिर से नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।